में सरेंडर करेंगे। इसके अलावा संजय दत्त को जान से मारने की धमकी दी गई है। आर्थर रोड जेल प्रशासन को गुमनाम चिट्ठी मिली है जिसमें ये धमकी दी गई है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के मुताबिक उन्हें डर है कि अगर वे मुंबई की विशेष अदालत में सरेंडर करते हैं तो उन्हें आतंकी हमले में मार दिया जाएगा, इसीलिए वह पुणे की यरवदा जेल में अपना सरेंडर करना चाहते हैं। अपने पद के दुरुपयोग की वजह से कुर्सी गंवा चुके अश्विनी कुमार के बाद कानून मंत्री बने कपिल सिब्बल को जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए थे कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगा दिए हैं। इन आरोपों की जद में उनके बेटे अमित सिब्बल और देश के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी शामिल हैं। दरअसल ये मामला 2007 का है, जब हचिंसन और वोडाफोन के बीच में करार हुआ था और हचिंसन के तमाम शेयर वोडाफोन ने खरीद लिए थे। ये डील कुल मिलाकर 50,000 करोड़ की थी, जिसमें 11,200 करोड़ का टैक्स भारत सरकार को चुकाना था, लेकिन वोडाफोन और हचिंसन ने ये पैसा चुकाने से इनकार कर दिया। मामला ट्रायल कोर्ट होता हुआ सुप्रीम कोर्ट गया, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने वोडाफोन को रियायत दे दी, जिसके बाद भारतीय संसद में कानून पास किया गया, जिसके तहत अगर कोई डील भारत की सरहदों से बाहर भी होती है तो भी दोनों कंपनियों को टैक्स चुकाना होगा। अब अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है कि हचिंसन के वकील कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल है, लिहाजा कपिल सिब्बल की कोशिश है कि इस मामले को कोर्ट के बाहर ही सेटल कर लिया जाए, जिसकी अनुशंसा वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी कर दी है। हालांकि कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है और कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने कपिल सिब्बल पर ऐसे आरोप लगाए, लेकिन नए कानून मंत्री का भी आरोपों में घिर जाना कांग्रेस और मनमोहन सरकार के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। राजस्थान और गुजरात की राजनीति में तूफान मचाने वाले सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ कांड में सीबीआई द्वारा एक और नेता को आरोपी बनाए जाने के बाद बीजेपी का पारा चढ़ गया है। सीबीआई ने मंगलवार को स्पेशल कोर्ट में पूरक चार्जशीट दाखिल करते हुए राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को आरोपी बनाया है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली और वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सीबीआई के जरिए हमारे नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले अमित शाह को फंसाया गया और अब कटारिया को फंसाया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कटारिया के खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई है। हम अपने नेताओं के साथ खड़े रहेंगे और राजनीतिक व कानूनी स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। अरुण जेटली ने कहा कि सोहराबुद्दीन मामले में अमित शाह को निशाना बनाया गया, जबकि लक्ष्य नरेंद्र मोदी थे। हमने तब भी कहा था कि अमित शाह को फंसाया जा रहा है और आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। दलित महापुरुषों की याद में बनाए गए पार्कों और स्मारकों में रॉयल्टी चोरी के नाम पर जांच के आदेश दिए गए हैं। खास बात ये भी है कि भूवैज्ञानिकों की अगुवाई में 5 जांच दल का गठन भी किया गया है, जिन्हें 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी। उत्तर प्रदेश में माया सरकार के दौरान बने पार्क और स्मारक एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल इन पार्कों और स्मारकों में घोटाले की जांच पहले ही सरकार करवा रही है और सूबे के लोकायुक्त मामले की जांच भी कर रहे हैं। अब सूबे की अखिलेश यादव सरकार ने एक और जांच शुरू कर दी है। ये जांच उत्तर प्रदेश का खनन विभाग कर रहा है। विभाग ने पार्कों और स्मारकों में इस्तेमाल पत्थर, बालू, मिट्टी पर रॉयल्टी चोरी की जांच करवाई जा रही है। जांच का दायरा ताज एक्सप्रेसवे, बौद्ध सर्किट और सहारनपुर और गाजियाबाद तक बालू खनन तक फैला है। हालांकि सरकार का ये भी दावा है कि प्रदेश में बसपा सरकार के दौरान स्मारकों और पार्कों में रॉयल्टी की चोरी की गई है, लेकिन अब सरकार किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शने के मूड में नहीं है, बल्कि दावा ये भी है कि 1 माह के भीतर रिपोर्ट आते ही कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। पिछली सरकार में जो स्मारक बने हैं, मूर्तियां बनी हैं, हाथी बनाए गए थे पत्थर से, तो इसमें पूरी रॉयल्टी जो है विभाग को प्राप्त नहीं हो पाई थी, जिसमें रॉयल्टी की चोरी हुई। खास बात ये भी है कि अगर जांच टीम अपनी रिपोर्ट में रॉयल्टी चोरी की बात को बताती है तो न सिर्फ रॉयल्टी वसूली जाएगी बल्कि रॉयल्टी के आधार पर पेनाल्टी भी वसूली जाएगी और तब एक बार फिर शुरू हो जाएगी पार्कों और स्मारकों पर सियासत। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने बाराबंकी जिले को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत दिए गए 311 करोड़ रुपया राज्य सरकार द्वारा खर्च न किए जाने का आरोप लगाकर मध्यांचल ग्रामीण विद्युत केंद्र के सामने धरना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या को लेकर आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया लखनऊ में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के कार्यालय के बाहर ही अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने खास तौर पर बाराबंकी जिले की 2872 गांवों और मजरों के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए 311 करोड़ की धनराशि को
अवमुक्त न किए जाने का मुद्दा उठाया। बिजली की समस्या का हवाला देते हुए पीएल पुनिया ने अखिलेश सरकार पर भेदभाव का भी आरोप लगाया। पीएल पुनिया ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए पैसों से समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादे को पूरा कर रही है। पीएल पुनिया ने राज्य सरकार को यहीं तक नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपना मैनिफेस्टो केंद्र सरकार द्वारा दिए गए रुपयों को खर्च कर पूरा करना चाहती है। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा ने 1 दर्जन से अधिक बैंक शाखाओं का उद्घाटन किया। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार के बाद अब 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत बनाने की कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा रायबरेली पहुंचे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने सरेनी में स्टेट बैंक की 10 शाखाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद लालगंज में यूको बैंक की 5 शाखाओं का उद्घाटन किया। ग्रामीण इलाकों में खुली इन बैंक शाखाओं से गांव के लोग काफी खुश नजर आए। उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है मनरेगा में काम, ये बात सामने आई है मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में। मुख्य सचिव का काम देख रहे आलोक रंजन की समीक्षा बैठक में ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा में पैसा तो है लेकिन अधिकारियों की रुचि नहीं है। मुख्य सचिव का काम संभाल रहे आलोक रंजन ने उत्तर प्रदेश में मनरेगा की सुस्त रफ्तार काम के लिए पूरे अमले के पेच कसे। ये शिकायत आम थी कि लघु सिंचाई विभाग के इंजीनियर मनरेगा में पैसा होने के बावजूद काम नहीं कर रहे हैं और तो और मनरेगा के काम के सिलसिले में वो जिला अधिकारियों से मिल भी नहीं रहे हैं। मनरेगा के लघु सिंचाई विभाग के कामों में मांगे गए थे 192 करोड़, सरकार ने दिए उससे कहीं ज्यादा 213 करोड़। इसके अलावा सुस्त रफ्तार काम के लिए 14 जिलों के डीएम से भी स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। हालात इतने बुरे हैं कि जिलाधिकारी अभी पिछले साल की ही धनराशि खर्च नहीं कर पाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा में अब कई और योजनाओं को जोड़ने का भी फैसला किया है। साथ ही प्रमुख सचिव भूमिगत जल संसाधन मनोज कुमार को ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के आदेश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव का काम देख रहे आलोक रंजन ने साफ कर दिया है कि इस योजना में हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही ये भी कि जिनकी सफाई से सरकार संतुष्ट नहीं हुई उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निकाय चुनाव में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा कई बदलाव करने के मूड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल हो सकता है, लेकिन मंत्रियों ने भी गुहार लगाई है विभागों में अगर फेरबदल हो रहा है तो फिर एक प्रकृति के मंत्री एक ही मंत्री को दिए जाएं। उत्तराखंड में 13 मार्च 2012 को कांग्रेस की सरकार बनी थी। ऐसे में सीएम ने कई मंत्रियों के विभागों में जिम्मेदारी सौंपी तो एक प्रकृति के कई विभागों को अलग अलग मंत्रियों को सौंप दिया गया, जिस पर खुद मंत्रियों ने भी आपत्ति जताई थी। लेकिन तब यह कहकर बात टाल दी गई कि आने वाले समय में बदलाव होगा तो विभागों में आमूलचूल परिवर्तन होगा। ऐसे में लगता है कि वह समय आ गया है। आपको बताते चले कि प्रदेश में कृषि, उद्यान और फलोद्योग, सिंचाई, लघु सिंचाई, पर्यटन, संस्कृति, श्रम रोजगार, स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा, वित्त नियोजन जैसे विभाग ऐसे हैं जो एक ही प्रकृति के विभाग हैं और एक दूसरे से संबंधित है। लेकिन वर्तमान मंत्रालय में कृषि हरक सिंह रावत के पास है, उद्यान अमृता रावत के पास है तो फलोद्योग प्रीतम पंवार के पास है, वहीं सिंचाई विभाग यशपाल आर्य के पास है तो लघु सिंचाई प्रीतम सिंह संभाल रहे हैं। वहीं श्रम विभाग हरीश दुर्गापाल के पास है तो रोजगार विभाग सीएम के अंतर्गत आता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी हैं तो चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी हरक सिंह के कंधों पर है। वहीं वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश हैं तो नियोजन मंत्री दिनेश अग्रवाल है। साफ है कृषि का बीज कोई और देगा और उद्यान का बीज कोई और। ऐसे में साफ है कि मुख्यमंत्री क्या इन मंत्रियों के जो गुहार लगाई गई है उसको कितना तवज्जो देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड बीजेपी में अंदरूनी खींचतान जारी है। यही वजह है कि पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की दूसरी सूची बुधवार को जारी नहीं हो सकी। हालांकि तीरथ सिंह रावत इस बात से इनकार कर रहे हैं। जी हां, उत्तराखंड बीजेपी में लगता अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता तो पार्टी की दूसरी सूची जारी हो गई होती। आपको बता दें कि सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी कार्यकारिणी की पहली सूची जारी की थी, जिसमें तकरीबन 64 लोगों के नाम जारी किए गए थे। लेकिन दूसरी सूची अपने तयशुदा वक्त के मुताबिक नहीं हो पाई है। और मैं सोचता हूँ कि नेता भी आज हमारे यहाँ सैकड़ों में है, सैकड़ों में। और उससे आप यदि देखें तो पद कितना है तो दायित्व तो कुछ ही लोगों को मिलना है। सभी जानते हैं कि पहले बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव लटका और उसके बाद लंबे समय तक प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा लटकी रही। हालांकि पहली सूची जारी कर दी गई है, लेकिन दूसरी सूची में लग रही देर से साफ है कि बीजेपी में अंतर्कलह भी जारी है।
समाचार प्लस की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। समाचार प्लस पर भूमाफियाओं के दूर में बढ़ते आतंक पर खबर दिखाई जाने के बाद अब नगर निगम मेयर ने खबर का संज्ञान लेते हुए भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने की बात कही है। समाचार प्लस पर भूमाफियाओं के दूर में बढ़ते आतंक पर खबर दिखाई जाने के बाद अब नगर निगम मेयर ने खबर का संज्ञान लेते हुए भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने की बात कही है। समाचार प्लस पर राजपुर रोड पर बन रहे पैसिफिक मॉल मालिकों द्वारा नगर निगम की भूमि पर कब्जा किए जाने की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद अब नगर निगम ने इस पर कार्रवाई का मन बना लिया है। नगर निगम के मेयर विनोद चमोली ने कहा कि मामले पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में एमडीडी के प्रति लोगों में रोष रहा है, तो सरकार को देखना चाहिए कि उनके कार्य प्रणाली को ठीक करे, उसको पुख्ता करे, ताकि इस प्रकार से घटनाएं न घटे, सरकारी जमीनें खुर्द-बुर्द न हो, गलत तक से पास न किए जाएं, सड़कों पर इंक्रोचमेंट न हो। ये सारे मसले कहीं ना कहीं एमडीडी जुड़े हुए, उनको देखना चाहिए। नगर निगम मेयर ने कहा कि एमडीडीए के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना दून में कोई भी निर्माण कार्य संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि एमडीडीए जिस तरह से लापरवाह रुख अपनाए हुए, उससे शहर की सूरत हाल भी खराब हो रहा है। गोमुख से उत्तरकाशी तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सभी लोगों ने जिला मुख्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन के विरोध में उत्तरकाशी के लोगों का आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इको सेंसिटिव जोन की सीमा में आ रहे 88 गाँवों के लोगों ने उत्तरकाशी शहर में जुलूस निकाला। लोगों ने जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन गजट की प्रतियां भी जलाईं। केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए लोगों ने कहा कि अगर इको सेंसिटिव जोन के फैसले को वापस नहीं लिया गया तो जनता न्यायालय की शरण में जाएगी और साथ ही जरूरत पड़ी तो जनता जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली से घूमने आई युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। तीर्थ नगरी हरिद्वार में एक 20 वर्षीय दिल्ली निवासी युवती ने 5 लोगों द्वारा गैंगरेप किए जाने की शिकायत पुलिस से की है। थाना रानीपुर क्षेत्र के तिबड़ी में गैंगरेप की वारदात होना बताया जा रहा है। पुलिस ने युवती का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद बलात्कारियों की तलाश शुरू कर दी है। युवती एक सप्ताह पूर्व लक्ष्मीनगर दिल्ली से अपनी एक सहेली के साथ हरिद्वार घूमने आई थी, लेकिन बलात्कार की शिकार युवती को इसकी सहेली हरिद्वार में छोड़कर चली गई। उसके बाद सुनीता नाम की एक महिला इस युवती को अपने साथ ले गई। सुनीता ने कुछ युवकों को बुलाकर इसके साथ गैंगरेप कराया। कहाँ? जंगल में। कौन लोग थे? पहचानती नहीं उन लोगों ने। कितने लोग थे? 5। वहीं युवती का कहना है कि उसकी सहेली उसे हरिद्वार में छोड़कर चली गई। वहीं पुलिस भी बलात्कारियों की तलाश में जुट गई है। मेरठ पुलिस ने छापेमारी करते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के शार्प शूटर और उसके 2 अन्य साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए हैं। थाना दिल्ली गेट पुलिस को जब सूचना मिली कि खैरनगर स्थित एक राजनीतिक पार्टी नेता के घर में कुछ अपराधी बैठकर किसी घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे हैं, तो पुलिस ने छापेमारी की। अपराधियों ने पुलिस से मुठभेड़ शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने शाहीन के साथ अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मौका पाकर पकड़े गए 4 लोग भाग निकले, जबकि शाहीन सैफी और उसके साथी शिराज व नासिर गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि शाहीन सैफी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के शार्प शूटर के रूप में काम कर चुका है, जहां शाहीन ने छोटा शकील के कहने पर दिल्ली में एक नेता को मौत के घाट उतार दिया था और ये पहले भी जेल जा चुका है। पकड़े गए तीनों बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। हालांकि पुलिस अभी भी फरार हुए 4 लोगों की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही है। साहिबाबाद थाने में लड़की को थप्पड़ मारना आखिरकार चौकी इंचार्ज के लिए महंगा साबित हुआ। चौतरफा दबाव के बाद गाजियाबाद के एसएसपी ने चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। शराब के नशे में धुत लड़की ने तो साहिबाबाद थाने में हंगामा किया ही, ऊपर से चौकी इंचार्ज ने लड़की को थप्पड़ मारकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। थाने में सरेआम लड़की को थप्पड़ पड़ा तो इसकी गूंज लखनऊ और दिल्ली तक जा पहुंची। बात इस कदर बिगड़ी कि तमाम सामाजिक व महिला संगठन आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। महिला आयोग ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए यूपी सरकार से कार्रवाई करने को कहा। चौतरफा दबावों के बाद भी सूबे के आला अधिकारी पहले तो कोई कार्रवाई करने से बचते रहे, लेकिन फजीहत बढ़ने के बाद वह कार्रवाई करने को मजबूर हो गए। गाजियाबाद के एसएसपी नितिन तिवारी ने थप्पड़ मारने के आरोपी दरोगा को निलंबित कर विवाद को शांत करने की कोशिश की है। लड़की को थप्पड़ मारने वाले चौकी इंचार्ज तो नप गए, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि पुलिस की मौजूदगी में लड़की को थप्पड़ जड़ने वाली महिला के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है।
आगरा थाना खंदौली इलाके में आगरा हाथरस मार्ग पर एक चांदी व्यवसायी से 2 बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर 18 किलो चांदी की लूट कर ली और लूट करने के बाद बदमाश फरार हो गए। आगरा थाना खंदौली क्षेत्र के आगरा हाथरस मार्ग पर एक चांदी व्यवसायी से तमंचे के बल पर लुटेरों ने 18 किलो चांदी लूट ली, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है और बदमाश लूट करने के बाद फरार हो गए। आज प्रेम सिंह जब अपने निवास स्थान गढ़ी अंता से आगरा के फुआरा मार्केट में 18 किलो चांदी लेकर